हेलो हेलो हेलो। हाँ मोनिका, आवाज आ आप रही है सुन आपकी। सकते हैं? ये आवाज अभी ठीक है? हाँ Yes. ठीक है। सॉरी आप लोगों को वेट करना पड़ा, वो कुछ टेक्निकल इश्यूज हो गया था, लैपटॉप नहीं चल रहा था। हेलो ठीक है, अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, प्लीज कोई भी अनम्यूट नहीं करेगा। जस्ट अ मिनट। हाँ मोनिका, आपका एको आ रहा है। अब नहीं आएगा, अब नहीं आ रहा है ना? नहीं नहीं, अब नहीं आ रहा। एक्चुअली अब वो नहीं आ मैंने रहा, अब। यूट्यूब पे लाइव किया है उसको। ठीक है, चले स्टार्ट करें। अब मैं सबको म्यूट कर रही हूँ, प्लीज कोई भी अनम्यूट ना होएगा, कि जिसको भी अनम्यूट होना है वो पहले रेज हैंड करेगा, आफ्टर दैट वो अनम्यूट करेगा। ओके सुरेखा मैम आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ ठीक है, थैंक यू। मधु तू भी अनम्यूट हो जा। हाँ हो गई। ठीक है, शैल वी स्टार्ट नो? स्टार्ट करें? सुरेखा मैम आप रेडी हैं? मैं रेडी। ओके, मधु आर यू रेडी? यस। चलो स्टार्ट करो आप। हेलो एवरीवन, मैं मिसेस मधु अतुल हेटे, मेंबर ऑफ इनरव्हील क्लब ऑफ गांधी सिटी वर्धा द्वारा आयोजित आज के वेबिनार में सभी चीफ गेस्ट एंड मेरी सभी इनरव्हील सखियों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब मैं प्रेसिडेंट मोनिका पोद्दार से अनुरोध करती हूँ कि वे आज के स्पीकर डॉक्टर सुरेखा जी का व सभी उपस्थित मेंबर्स का वेलकम करें। Hello everyone. With the wholehearted, I like to welcome our today's chief guest and speaker, Dr. Surekha ji ma'am, and all the office bearers, executive members, and members of ICGC members, and the members who have joined the webinar today. I welcome all of you, most welcome. Over to you, Madhu. मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर, रिश्तों में बंद थी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। कहते हैं कि महिलाओं में पुरुषों से अधिक स्ट्रेंथ होती है, लेकिन ये स्ट्रेंथ किन्हीं कारणों से कहीं खो जाती है, और वो है हेल्थ इशू। महिलाएं खुद को नजरअंदाज करके अपना वर्चस्व अपने परिजनों पे निछावर कर देती है, लेकिन अब जरूरत है कि महिलाओं को जागरूक होने की, अपनी समस्याओं को माफ करने की। आजकल के इस दौर में महिलाओं के इंटरनल तो उस पर वापस कौन अनम्यूट हुआ है? प्लीज अनम्यूट मत कीजिए। हाँ बोल मधु। हाँ, मधु कंटिन्यू कर। हाँ, अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की आवश्यकता अभी महिलाओं को ज्यादा है, अपनी समस्याओं पर मात करने की। आजकल के दौर में महिलाओं के इंटरनल समस्या का प्रमाण बहुत ही बढ़ता जा रहा है, जैसे मासिक अनियमितता, पीरियड के दौरान हेवी ब्लीडिंग, पेट दुखना, ब्रेस्ट पेन, या किशोरावस्था में पीरियड जल्दी आना या फिर 2-3 महीने में एक बार आना, मेडिसिन के साइड इफेक्ट, हार्मोनल प्रॉब्लम्स और HIV जैसे। वैसे तो महिलाएं बहुत सी समस्याओं से जूझ रही है, लेकिन हेल्थ इशू के कारण उनको वर्चस्व खोता जा रहा है।
इसी इसी विषयों को आज के अ, इसी विषय का वेबिनार लिया जा रहा है और उस पे हमें स्पीकर डॉक्टर सुरेखा मैम हमें मार्गदर्शन करेंगे। और ऐसे स्पीकर का इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं प्रिया अमित मुनोत को आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Madhu. Hello. हाँ प्रिया, आ रही है आवाज? Yeah. Thank you, Madhu. Hello, everyone. Good afternoon. I'm here to give you a little brief about our speaker, Dr. Surekha Taide, MBBS, MD Gynec, DNB, MNA, MS, PhD. She stood first in Maharashtra in 12th exam. Now is professor in medical college and has experience of more than 20 years in women's health. She is expert in high-risk pregnancy management and infertility treatment. Has been trained in managing cancers from Tata Memorial Hospital, Mumbai, a social worker with Savitri Bai Phule Award, and gives training in managing health of teenage girls. She will share tips and tricks on how to educate girls and how to prevent HIV/AIDS. Here's presenting a great speaker, Dr. Surekha Taide. Ma'am, please. Hello. Thank you very Hello. much. Am I audible? Yeah, ma'am. Thank you so much. And at the outset, let me thank the President, Monica Poddar ma'am, and Secretary Neetu Umre of the Innerville Club of Gandhi City, Wardha, for inviting me here today for a very important topic, that is women's health. Now, before I move on to the topic itself, I would also like to welcome all the executive members, and lots of friends are there in today's webinar whom I'd like to welcome. Today I'm going to talk on 3 important topics. One of them is menstrual disorders in women. दूसरा है किशोरी के स्वास्थ्य के बारे में, और तीसरा मोनिका मैम ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैं HIV/AIDS के बारे में जरूर कहूँ। तो ये तीनों टॉपिक्स को मैं बारी बारी कवर करूंगी और इसके बाद हम लोग एक ओपन फोरम की तरह डिस्कस भी करेंगे। तो ये आज का हमारा ये प्लान है जिससे हम लोग जाएंगे। तो मोस्टली मैं हिंदी में भी बोलूंगी और इंग्लिश में थोड़ा बहुत बोल सकते हैं क्योंकि कुछ साइंटिफिक टर्म्स इंग्लिश में होते हैं। तो ये मेरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ से आप सबको अभिवादन, जो कि सावंगी मेडिकल कॉलेज है, और एक छोटा सा एक क्लिनिक भी शुरू किया है फॉर सर्विंग विमेन. This is in Patel Chowk, Main Market, Wardha. So I'm bringing greetings from my institute as well as from my area of work. Now, before going into the main topic, as our my introduction has been done by the moderator, we all know that women are suffering a lot. Their biological makeup, उनका जो शारीरिक मेकअप है, बायोलॉजिकल मेकअप है, मेन से बहुत अलग है, इसीलिए इनकी समस्याएं जो है, हेल्थ की समस्याएं बहुत अलग है। तो बहुत सारी समस्याएं तो इसीलिए है क्योंकि वो निग्लेक्ट की जाती है, उनकी जिंदगी निकल जाती है अपने अस्तित्व की खोज में। बदलाव लाना जरूरी है इस दुनिया की सोच में, क्योंकि ये बेटियां पराई नहीं होती, पराई कर दी जाती है, इसीलिए बहुत सारे समस्याएं हैं। पर आज की दुनिया में क्योंकि बहुत सारे हम लोगों में, महाराष्ट्र जैसे प्रगत स्टेट में तो बहुत ज्यादा बदलाव आए हैं, इसलिए सशक्तिकरण आया है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी महिलाएं, यही ग्रुप में देख लीजिए कि आप कितनी सारी महिलाएं, दे आर एम्पावर्ड, दे आर डूइंग देयर ओन जॉब्स, दे आर बिजनेसेस, but still there is neglect of their own health, क्योंकि वो अपने परिवार के बारे में इतना ज्यादा सोचती है, अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में ज्यादा वो हमेशा उनका ख्याल रखती है। तो जब अपनी बारी आती है तो वो थोड़ा निग्लेक्ट कर जाती है। इसीलिए आज का ये हमने वेबिनार आयोजित किया है, जिसमें हम बताना चाहेंगे कुछ
ऐसी समस्याओं के बारे में जिससे अगर हमें अवेयरनेस हो, नॉलेज हो, तो हम जल्दी से उसको हम उसको जल्दी से उसका सल्यूशन निकाल सकते हैं। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, और बहुत ज्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जानना चाहती कि थोड़ा समय बचे कि हमारी महिलाएं जो है कुछ सवाल भी अपने पूछ सके। तो इसलिए मैं संक्षिप्त में भी बताऊंगी, थोड़ा बहुत मैं डिटेल बता सकती हूँ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अगेन, एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स व्हाट आर द चैलेंजेस इन विमेन्स हेल्थ। क्या समस्याएं हैं, क्या कठिनाइयां हैं, क्यों है ये कठिनाइयां, और कैसे हम इसका सलूशन निकाल सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो जैसे हम विमेन के बारे में सोचते हैं तो गर्भ से लेकर एकदम मृत्युशैया तक जब तक पहुंचती है महिला, तब तक हर एज ग्रुप में उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकता है। पहले तो देखिए कि हम हमारे देश में लड़कियों की तादाद लड़कों के मामले में थोड़ी कम है। 1000 लड़के अगर देखे तो 800-900 ही लड़कियां हैं। तो we can see that women are or the girls are having some or the other problem starting from the womb itself. तो यूट्रस में जब गर्भ में बच्ची होती है तभी से थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट, थोड़ा न्यूट्रिशन, थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन उसको सहना पड़ता है। तो यहाँ से उसकी समस्याएं शुरू हो जाती हैं, और इसीलिए हमारे देश में ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया गया है। उसके बाद 0 से 9 इयर्स तक अगर आप देखें तो लड़की को काफी सारा न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी पढ़ी लिखी फैमिलीज में हम देखते हैं कि इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कई ज्योग्राफिकल रीजन्स में है। अगर आप रूरल और अर्बन अगर आप कंपेयर करें, जैसे मेरा कुछ काम कुछ रूरल एरिया में भी है। थोड़े दिनों पहले मैंने एक फोकस ग्रुप डिस्कशन किया था कुछ विलेजेस में, यहाँ के सावंगी के साइड के विलेजेस में। तो अभी भी ये समस्याएं हैं कि जहाँ पे खान पान के मामले में लड़कियों में थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। तो शुरुआत जो है लड़कियों में हेल्थ इश्यूज की एकदम छोटेपन से हो जाती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रही है कि वो छोटी लड़की जो है इसको हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है, मल्टीविटामिन की कमी हो सकती है, और इसी की वजह से उसके फिर बोन्स के प्रॉब्लम्स, बाकी प्रॉब्लम एकदम बचपन से ही शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम ध्यान देना शुरू करें, प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स है, अगर हम अपने लड़कियों को दे तो यहाँ से हम सशक्त कर सकते हैं हमारी लड़कियों को। तो इसके बाद आ जाता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रुप, एज ग्रुप, जिसको हम कहते हैं 10 to 15 years of age group. Now this 10 to 15 years of age group, अगर आप अभी बदलते समाज को देखें, एनवायरनमेंट को देखें, दौर को देखें, तो अभी आप देखेंगे कि पहले जैसे महामारी 11 से 13 साल के बीच में आया करती थी। जो लड़की जब 7th 8th स्टैंडर्ड में जाती थी तब उसको महामारी आती थी, और तब तक वो थोड़ी सी समझदार हो जाती थी। अभी हम देख रहे हैं कि लड़कियां जो है 9-10 साल में ही उनको महीना आ जा रहा है। तो लड़की अभी उतनी समझदार नहीं हुई है, और उसको ये कुछ एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से महीना बहुत जल्दी आ जा रहा है। तो 10 years गर्ल आई एम फाइंडिंग कि शी इज हैविंग सम मेंसेस, उसको समझता भी नहीं है कि पैड्स कैसे चेंज करे, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन्फेक्शन और हाइजीन की उसको पता नहीं होता है, और इस तरह से लड़की को महीना आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अर्ली मेनार्की हो गया है, जिसको हम माहवारी जल्दी से शुरू हो जाना, और वही न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम और अनीमिया जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी, ये कंटिन्यू रहता है, और महीना आने से और हीमोग्लोबिन थोड़ा कम हो जाता है। तो दिस 10 to 15 years of age is also a very important age, जहाँ पे हमें बहुत ही कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम न्यूट्रिशन पे कॉन्सेंट्रेट करें, और हम अपनी लड़कियों को समझाएं कि किस तरह से हमें आगे अपना ख्याल रखना है। उसके बाद आता है जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जो कि 20 से 44 का एज ग्रुप है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ लड़कियों की शादियां जल्दी हो जाने की वजह से 20 इयर्स में कुछ जल्दी बच्चे भी हो जाते हैं, तो जिसको हम कहते हैं कि अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज। ये प्रेगनेंसीज
और उसकी फिर देखभाल, और इसी की वजह से कभी कभी अनप्लान्ड होने की वजह से अबॉर्शन कराया जाता है। तो ये सब चीजें अफेक्ट करती हैं, इसका असर होता है एक महिला के स्वास्थ्य के ऊपर। तो यहाँ हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से अपना नॉलेज उनको दे कि किस तरह से कुछ कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल करके प्रेगनेंसी ना होने दे। तो ये समस्या आती है 20 साल के बाद, एक 40-45 इयर्स में। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, अगर आपको कुछ हाई रिस्क फैक्टर है, जैसे कि आज का आपका एज या तो बहुत कम है या तो एज बहुत ज्यादा है, या फिर आप में थोड़ा सा वजन ज्यादा है, कुछ एग्जिस्टिंग कंडीशंस जैसे डायबिटीज वगैरह है, तो कुछ कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के आ सकते हैं। इसमें अगर लड़की को न्यूट्रिशन पहले नहीं मिला हो तो वो ही अनीमिया अभी के इस एज ग्रुप में भी कंटिन्यू होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक महिला का गर्भ से लेकर उसका न्यूट्रिशन अगर हमने ख्याल नहीं दिया, अनीमिया को ट्रीट नहीं किया, तो यहाँ जब इस उम्र में लड़की आती है तो वो कंटिन्यू होता है, दैट अनीमिया गेट्स एग्रेवेटेड और बढ़ जाता है, और इसमें प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस और ऐड हो जाए तो यहाँ महिला को दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिसके बारे में बात करूंगी। और इसके अलावा जब वो एक पेरीमेनोपॉज यानी 44-45 के एज ग्रुप में पहुंच जाती है, तो यहाँ हम कहते हैं कि अभी महीना उसका चला जाएगा, जिसको हम कहते हैं मीनोपॉज, महीना बंद हो जाना, उसको हम कहते हैं मीनोपॉज। तो इस एज ग्रुप में भी कई सारी समस्याएं हैं जिसको हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो आज का मेन टॉपिक तो वही है कि महामारी की क्या समस्याएं हो सकती है इस एज ग्रुप में पर्टिकुलरली। और उसके अलावा कुछ कैंसर्स होते हैं, जैसे कि गर्भपिशवी के मुंह का कैंसर, कुछ स्तन का कैंसर, गर्भपिशवी का कैंसर। तो जो बच्चेदानी है उसकी कुछ कैंसर्स है, ये एज ग्रुप में कॉमनली आ जाते हैं। इसके अलावा हड्डियों का थोड़ा सा कमजोर होना, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, डायबिटीज जो पुरुषों में हो सकती है, वो तो सारी बीमारियां औरतों में हो सकती है, जिसको हम कहते हैं डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सब तो हो ही सकते। इसके अलावा क्योंकि उनमें मेन रिप्रोडक्शन वाला भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है महिलाओं की, तो वो कुछ समस्याएं एड ऑन हो जाती है। और ऐड होता है अंडर न्यूट्रिशन, जिसको हम कहते हैं कि खान पान की थोड़ी सी कमी जो कहती है, वो जो है एड ऑन हो जाती है औरतों की समस्याओं में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या मासिक धर्म की या माहवारी की या पीरियड्स की क्या समस्याएं हैं जिसको हमें समझना चाहिए, और जिसमें क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से ये सल्यूशन हमें मिल जाए। तो मासिक धर्म सभी को पता है कि ये है जो स्त्राव या ब्लीडिंग हर महीने साइक्लिकली हर महीने आता है और 4-5 दिन के लिए रहता है, उसको हम कहते हैं मासिक धर्म। और आप देख रहे हैं इस पिक्चर में कि यहाँ से ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये शेड ऑफ हो जाती है, उसके साथ कुछ खून, कुछ ब्लड, कुछ रिसने लगता है, इसी को हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि सामान्यतः 28 से 32 दिन 28 to 32 दिनों तक ये नॉर्मल समझा जाता है। अगर किसी लड़की का या लेडी का महीना 2-2 महीने नहीं आ रहा है या 3-3 महीने नहीं आ रहा है, तो वो नॉर्मल नहीं समझा जाएगा। और अधिकतर हम देखेंगे कि महीना 3 से 5 दिन तक रहना चाहिए। अगर वो 7-8 दिन तक रह रहा है या उससे भी ज्यादा रह रहा है, तो इसे हम सामान्य नहीं समझ सकते, और इसे हमें जो है इसका सल्यूशन हमें ढूंढना होगा। तो हम ये जरूर जानते हैं कि महामारी की कई सारी समस्याएं औरतों में होती है, परेशानियां होती है, पर क्योंकि उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है या शर्म या झिझक के कारण उनको लगता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो अंदर से जांच करेंगे, कुछ मुझे कैंसर तो नहीं निकल आएगा, इसी सब झिझक के कारण वो डॉक्टर के पास बहुत लेट पहुंचती है, और इसकी वजह से उसका ट्रीटमेंट भी थोड़ा देर से शुरू होता है। उस समय तक उसमें और
ज्यादा हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और इसी की वजह से आज का हमारा वेबिनार ये है कि अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप तुरंत आपके जो भी गायनेकोलॉजिस्ट है उससे जरूर मिले, ताकि हमें जल्दी से जल्दी उसका सोल्यूशन मिल सके। अब ये जो हम कह रहे हैं पीड़ादायक महामारी, तो अगर आप देखते हैं तो आज के जो जमाने में बहुत सारी जो गर्ल्स है, जो एडोलेसेंट एज ग्रुप की है, 15 साल की है, 17 साल, 18 साल की, इस एज ग्रुप की लड़कियों को बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है जब महीने का पहला दिन होता है। बहुत ऐंठन होती है, इतनी ज्यादा दर्द होती है कि वो स्कूल में नहीं जाना चाहती, काम पर नहीं जाना चाहती, अपनी एग्जाम्स भी कभी कभी मिस करती है। तो ये एक सामान्य हम देखते हैं कि इसका इंसिडेंस काफी बढ़ रहा है हमारे समाज में, और बहुत सारी परेशानियां हमारी लड़कियों को फेस करना पड़ रहा है। तो इसमें कुछ कुछ सिंपल से उपाय है, अगर आप फॉलो करेंगे, आपकी लड़की या आपकी कोई एडोलेसेंट एज ग्रुप की लड़की है तो उसमें अगर फॉलो करेंगी, गर्म पानी से सेक लेना, स्नान कर लेना गर्म पानी से, और कुछ व्यायाम भी होते हैं जिसकी वजह से नीचे का जो भाग है वो थोड़ा रिलैक्स हो जाए। योगासन अगर आप बच्चियों को इस उम्र में सिखा देते हैं तो थोड़ा कम भी हो जाएगा दर्द, और थोड़ा दर्द सहने की जो एक हिम्मत होती है वो भी ये लड़कियों में आ जाती है। तो these are some simple tricks where we can give our adolescent girls, और उनका महीने का दर्द थोड़ा कम हो सकता है। तो इसके अलावा जरूर ये है कि कुछ दवाइयां भी होती है, जिसको अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो कुछ पेन किलर्स होते हैं जिसको हम डिस्मेन या मेफ्टाल्स्पास की टैबलेट कहते हैं, वो अगर आप देंगे तो ये कम होता है। कई बार मुझे लड़कियां पूछती है कि मैं हर महीने अगर इसको ले लूं तो क्या मेरे शरीर पे या किडनी पे इसका बुरा असर तो नहीं होगा, हर महीने ही मुझे लेना पड़ रहा है, तो क्या इसका मेरे शरीर पे बुरा असर हो सकता है। तो आई डोंट थिंक कि आपने अगर महीने में फर्स्ट डे में 1-2 गोली दवाई ले ली तो आपको बहुत ज्यादा कुछ तकलीफ फेस करनी पड़ेगी। आप बहुत सारा पानी पीजिए, किडनी आपकी फ्लश होते जाए पानी से, तो वो आपको उसका बुरा असर या साइड इफेक्ट्स गोली का नहीं सहना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको महीने में बहुत ज्यादा रक्तस्राव होता है, खून के बड़े बड़े थक्के निकलते हैं जिसको हम क्लॉट्स कहते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं है। आपको जरूर डॉक्टर की परामर्श लेनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि किस वजह से ये हो रहा है। इसको निग्लेक्ट ना करें। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बहुत सारी पढ़ी लिखी महिलाएं, इनफैक्ट डॉक्टर्स महिलाएं भी है, इंजीनियर्स महिलाएं भी है, जो मतलब इनको ब्लीडिंग होते रहता है महीनों से, फिर भी वो नहीं दिखाती है। मैं अपने ही कई परिचित लोगों का एग्जाम्पल इसमें दे सकती हूँ कि जो काफी लेट तक कुछ सह लेते हैं कि कम हो जाएगा, अपने आप नहीं कम हो जाएगा, इस तरीके से वो काफी लेट हमारे पास आती है। तो अगर आपका महीने में दर्द जो है महीना शुरू होने से कुछ दिन पहले ही दर्द शुरू हो जाता है, फिर पूरा महीने दर्द रहता है और फिर थोड़े दिन और भी कंटिन्यू होता है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये किसी इन्फेक्शन की वजह से, जिसके हम कंजेशन ऑफ द ओवरीज कहते हैं, इसकी वजह से हो सकता है। तो इसमें भी आपको जरूर दिखाना चाहिए ताकि आप तुरंत दवाइयां ले सके और इस परेशानी से निजात पा सके। किसी लेडीज में या लड़कियों में हम देखते हैं कि महीने से 1-2 दिन पहले ही पाँव में दर्द होना, स्तनों में फूल जाना, पीठ दर्द होना, मरोड़े आना, सिर दुखना, मतली सी होना, ये सारी चीजें भी किसी लड़कियों में पाई जाती हैं, और जिसको हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं। इसकी भी दवाइयां हम ले सकते हैं। विटामिन ई की कमी से ये बहुत बार होता है, तो विटामिन ई अगर हम प्रॉपर मात्रा में हमारी बच्चियों को दे तो ये कम हो सकता है। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल हम इसके लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, तो इससे कम हो जाता है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम।
अगर ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो एक कैसे हमें पता चलेगा कि हमें ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है? तो जो हम पैड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा पैड्स आपको लग रहे हैं, एक पैड जो है आपको पूरा नहीं पड़ रहा है, थक्के पड़ रहे हैं, बड़े बड़े क्लॉट्स पड़ रहे हैं, और जो है आवश्यकता से ज्यादा आपको वीकनेस लग रहा है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको बताएंगी कि नहीं ये नॉर्मल नहीं है, हमें जरूर दिखाना चाहिए। तो जैसे कि हमारे मॉडरेटर ने आज आपको बताया, ये थोड़ा हार्मोन्स जो होते हैं, जो दो तरीके के हार्मोन्स एक लेडी में होते हैं, एक ईस्ट्रोजन दूसरा प्रोजेस्टेरॉन, तो ये कुछ संतुलन जब बिगड़ जाता है तो इसमें हो सकता है कि मेनोपॉज के करीब लेडी जा रही है तो उसके पहले ब्लीडिंग थोड़ी एबनॉर्मल हो जाती है। तो एक कारण है जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम देख रहे हैं जिसको हम फाइब्रोइड ट्यूमर्स कहते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे छोटी छोटी गठाने आ जाती है, यहाँ पे तो छोटी है, यहाँ पे हम पिक्चर में देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी जो है गर्भपिशु में गठाने आ जाती है, जिसको हम फाइब्रोइड यूट्रस कहते हैं। ज्यादातर 30 से 40 की उम्र में ये गठाने बनना शुरू हो जाती है और बढ़ती है। तो ये जो है ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसको आप अगर दिखाएंगे तो सोनोग्राफी के द्वारा एक अंदर से जांच करने से भी पता चल जाता है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स व्हिच कैन बी वेरी वेल टैकल्ड बाय द गायनेकोलॉजिस्ट। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये सर्विक्स, ये देखिए गर्भपिशवी है यहाँ पे, और गर्भपिशवी के मुंह पे एक मांस का टुकड़ा सा आ गया है जिसको हम सर्वाइकल पॉलिप कहते हैं। और इस सर्वाइकल पॉलिप की वजह से ये बहुत ही छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे दिखने में तो, पर ये जो है इसमें से भी काफी ब्लीडिंग होती है। तो इसका सिंपल इलाज है, अगर हम अंदर से जांच कर लेते हैं और बस ये छोटा सा पॉलिप निकाल देते हैं तो ब्लीडिंग कम हो जाती है। तो दिस इज सर्वाइकल पॉलिप। यहाँ हम देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियल पॉलिप, तो ये देखिए ये पूरी गर्भपिशवी है, ये साइड में फैलोपियन ट्यूब्स है, ये ओवरी है, और ये जो है अंदर की लाइनिंग है गर्भपिशवी की, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि छोटी सी गठान आई हुई है जो यहाँ से ओरिजिनेट कर रही है, तो इसको हम एंडोमेट्रियल पॉलिप कहते हैं। इस पिक्चर में भी आप देखेंगे कि छोटा सा यहाँ फाइब्रॉइड आ रखा है या छोटी छोटी पॉलिप्स आ रखी है। तो ये छोटी छोटी समस्याओं की वजह से भी ब्लीडिंग हो सकता है। इस छोटे से पॉलिप को अगर हम निकाल दें तो हिस्ट्रोस्कोपी दूरबीन के थ्रू तो वो कम हो सकता है ब्लीडिंग। तो समस्याएं अगर हमें पता चलेगी, हम उसे डायग्नोज करेंगे तो आपको जल्दी उसका समाधान मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए हम कह रहे हैं PID। PID का फुल फॉर्म है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इन्फ्लेमेशन यानी कुछ तो इन्फेक्शन हो रखा है, इसकी वजह से जो है गर्भपिशवी के आजू बाजू में, ये देखिए दिस इज द यूट्रस और ये उसका फैलोपियन ट्यूब। पहले वाले इसमें देखा कि इधर देखिए ये वाला नॉर्मल फैलोपियन ट्यूब का साइज है, ये जो ओवरी है नॉर्मल है, पर क्यों इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे रक्तस्राव ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे कुछ स्वेलिंग आ गया, तो आप देखेंगे कि ट्यूब्स जो है इतनी बड़ी बड़ी सी यहाँ हुई दिख रही है। तो दिस टाइप ऑफ डिजीज इज कॉल्ड एज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो सामान्यतः क्योंकि महिलाओं में सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ऑर्गेनिज्म अंदर आ सकते हैं और ये फिर गर्भपिशवी के अंदर से जाके ट्यूब्स में जा सकते हैं, तो इसकी वजह से ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, जिसकी वजह से पेट में दर्द होना और जो है माहवारी में दर्द देना और खून ज्यादा बहना, ये समस्याएं हैं। अब देखिए कभी कभी किसी को ये कॉपर इस्तेमाल करने से भी हो सकता है, तो जिसको होता है उसने जरूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिजीज या डिसऑर्डर के बारे में आपसे शेयर करना चाहूंगी, और वो है गर्भपिशवी के मुंह का कैंसर। तो अभी देखिए ये बच्चेदानी या यूट्रस इसको कहते हैं, ये इसके अंदर की लाइनिंग है, और ये नीचे का जो भाग यहाँ से दिख रहा है वो है सर्विक्स। सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट को अंदर से आप स्पेकुलम से हमें ये दिखता है, वी आर एबल टू सी दिस।
तो अभी देखिए ये नॉर्मल इधर से दिख रहा है, ये नॉर्मल है, पर अंदर यहाँ पे गांठ है। यहाँ पे आप देखेंगे कि बाहर में ही गांठ है, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं या बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं, और ये हमारे देश में काफी कॉमन है। ठीक है, क्योंकि कुछ हाइजीन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मल्टीपल बर्थ्स हो सकता है, एचपीवी वायरस जो इसके साथ एसोसिएटेड है उसका भी जो है हमारे देश में ज्यादा महिलाओं में पाया जाता है, इसलिए सर्वाइकल कैंसर की बीमारी ज्यादा हमारे यहाँ ज्यादा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ये हमारा ज्यादा है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसको हम अगर इसकी गर्भपिशवी की हर साल में जांच करा ले और ये पैप स्मीयर जो है हम करवा ले अपना, तो एक 30 इयर्स की लेडी ने ये जरूर कराना चाहिए अपने। फ्रॉम 30 इयर्स टू 60 इयर्स यू शुड गो ऑन डूइंग दिस पैप स्मीयर। तो पैप स्मीयर हमारे महिलाओं को ज्यादा नॉलेज नहीं है कि हमें अपना चेकअप करा के ये पैप स्मीयर लेना चाहिए। तो देख रहे होंगे आप इस पिक्चर में कि हम ये छोटे से लकड़ी के इससे हम ये स्मीयर ले लेते हैं, कांच के ऊपर स्प्रेड करते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं कि क्या इसमें कुछ परिवर्तन आया हुआ है जो आगे बढ़कर कैंसर होगा। इसको कहते हैं हम पैप स्मीयर। तो ये पैप स्मीयर हर महिलाओं को एक्चुअली, जैसे अगर हम गाइडलाइंस देते हैं तो 21 ईयर्स जब से आप सेक्सुअली एक्टिव हुए हो तब से आपको पैप स्मीयर कराना चाहिए। एवरी 3 इयर्स का गाइडलाइन है अगर आप अकेले पैप स्मीयर करते हो, और अगर आप एचपीवी का टेस्ट भी करते हो तो एवरी 5 ईयर आप इसको करा सकते हो। और अगर आपका नॉर्मल आ रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो आप इसको कैंसर पे पहुंचने से पहले पकड़ सकते हैं। तो पैप स्मीयर की एबनॉर्मलिटी आपको दिखे उसके 10 साल बाद कैंसर होता है, तो वो एक बहुत बड़ा विंडो पीरियड हमारे पास एक लेडी के पास है, जिसमें अगर हम ये पैप स्मीयर अपना करा ले तो जरूर हमें पहले ही पता चल जाएगा कि कुछ यहाँ पे बीमारी होने के चांसेस है जिसको हम डील कर सकते हो। तो इस फोरम के थ्रू मैं हर महिला को ये जरूर कहूंगी कि आप अपना पैप स्मीयर जरूर कराएं। अपने घर में फैमिली में आपकी मम्मी है, आपकी मासी है, मामी है, जो भी आपके रिलेटिव है, जरूर उसमें पैप स्मीयर कराएं। अभी देखिए कोरोना के पैंडेमिक में क्या हो रहा है कि बस सब लोग कोरोना की तरफ ध्यान दे रहे हैं, पर ये जो समस्याएं हैं जिसमें हमें जरूर ध्यान देना चाहिए वो हमारी एकदम पीछे छूटते जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उसमें फंसते जा रहे हैं। तो वी शुड नॉट निग्लेक्ट आवर हेल्थ इतना कि लंबी बहुत बड़ी बीमारी कुछ हो जाए और उसके बाद हमें पता चले। तो इसके ऊपर एक वैक्सीन भी है जिसके हम कहते हैं कि गार्डासिल या सर्वैरिक्स, 2 वैक्सीन इसके ऊपर है। तो ये हमें हमारे समाज में हमें नॉलेज भी फैलाना चाहिए और हमें हमारी गर्ल्स को वैक्सीनेट करना चाहिए। किस एज की गर्ल्स को हम वैक्सीन दे सकते हैं? ये हम दे सकते हैं 9 साल से 26 साल की लड़की को हम ये वैक्सीन दे सकते हैं, जो कि एचपीवी वायरस के अगेंस्ट में वैक्सीन है। अगर आपकी लड़की वैक्सीनेटेड है तो आपकी लड़की को कैंसर, जो गर्भपिशवी के मुंह का कैंसर है, वो नहीं होगा। तो क्या ये 100% इफेक्टिव है? तो यस, कहते हैं कि ये काफी इफेक्टिव है। और जो है इसके 2 वैरायटीज है, और जो 16, 18, 6, 11 इसके अगेंस्ट में ये अभी वैक्सीन अवेलेबल है। तो जरूर आप ये वैक्सीन अपनी लड़की को दिलाए। अभी जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस का या डीपीटी का वैक्सीन गवर्नमेंट के थ्रू ही दिया जा रहा है, पर ये सर्वाइकल वैक्सीन अभी गवर्नमेंट के प्रोग्राम में नहीं आया है, इसीलिए हमारी लड़कियों को नहीं मिल रहा है और इसीलिए सर्वाइकल कैंसर इतना ज्यादा बढ़ रहा है हमारे देश में। तो इवन इफ गवर्नमेंट फ्री नहीं प्रोवाइड कर रहा है तो हमें एज एजुकेटेड वुमेन जरूर ये देखना चाहिए कि हम अपनी लड़की को ये वैक्सीन जरूर दें। तो ये मैंने आपको बता दिया है। प्लीज ध्यान रखें कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, यानी वो हो ही ना,
हमें हो ही ना, इसके लिए कौन सी 2 चीजें हम ध्यान रखेंगे? एक है वैक्सीन लेना, दूसरा है अपना पैप्सनियर कराना। और पैप्सनियर नेगेटिव आ जाता है तो देन यू कैन बी, आप आश्वस्त रह सकते हैं कि हमें, हमारा सर्विक्स जो है बहुत हेल्दी है, हमें कैंसर नहीं होने वाला। इसके अलावा हम अभी नेक्स्ट उसके तरफ जाते हैं, वो है एंडोमेट्रियम या गर्भ पिशवी के अंदर का ये जो कैंसर है। अभी हमने देखा था यहाँ मुंह पे, अभी ये जो एंडोमेट्रियम है, अंदर की परत जो है, उसमें भी कैंसर हो सकता है। आपको एक बात जरूर बता दें कि एंडोमेट्रियल कैंसर हमारे देश में इतना कॉमन नहीं है, और एंडोमेट्रियल कैंसर में तुरंत सिम्टम आता है, खून ज्यादा बहने लगता, तो महिला जल्दी डॉक्टर के पास आ जाती है। इसलिए इससे, ये वाले कैंसर से बहुत ज्यादा डेथ्स हमारी महिलाओं में नहीं है। तो दिस इज अ बेटर कैंसर टू हैव, व्हाई? बिकॉज इट इज स्लो ग्रोइंग। योर इफ यू रिमूव द यूट्रस, इसको हम बच्चेदानी को निकाल दे तो पूरी तरह से इलाज हो जाता है, ये फैलता नहीं है ज्यादा, तो इसलिए ये बेटर कैंसर है। पर सर्वाइकल कैंसर बहुत अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वो तुरंत फैलता है और बहुत ज्यादा आजू बाजू में ऑक्यूपाई कर लेता है। दैट्स व्हाई डू योर पैप स्मीयर एज एडवाइस, आप अपना पैप स्मीयर जरूर कराएं। इसके अलावा किसी को अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, तो ये बहुत रेयर है, इसकी तरफ मैं ज्यादा ध्यान नहीं आकर्षित करना चाहूंगी। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के महिलाओं को ज्यादा महामारी जाती है, तो ये एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है, ये इसमें हम ज्यादा नहीं सोचेंगे। इसके अलावा आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आपको भारी या लंबे समय तक पीरियड आ रहा है या अनियमित पीरियड आ रहा है? कभी आता है, कभी नहीं आता है, आता है तो थोड़ा थोड़ा आता है, या फिर महीने की शुरुआत में आता है और बीच में भी कुछ कुछ थोड़ा दिखने लग जाता है, पता नहीं थोड़ा अनियमित सा है, या 2-2, 3-3 महीने तक आपका नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? तो एक चीज होती है मेंस्ट्रुअल कैलेंडर, यानी आप जैसे कैलेंडर पे कुछ कुछ चीजें लिख देती है, फेस्टिवल कौन सा है, क्या है, कब क्या करना है, तो उस तरह से आप एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर भी अपना रखिए कि आपका महीना कब आया था, कितने दिन रहा। तो इससे क्या होता है, आपको पता चलेगा कि वेदर देयर इज सम चेंज, ठीक है, और इससे आप जल्दी से अपना इलाज करवा सकती है। तो ट्राई टू कीप थोड़ा सा रिकॉर्ड कि भाई क्या चल रहा है आपकी फिजिकल लाइफ में भी, आपकी अपनी स्वास्थ्य के ऊपर भी आप जरूर ध्यान दें। तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे? डॉक्टर अंदर से जांच जरूर करेंगे। आप अपनी तैयारी जरूर करके जाइए कि you will allow the doctor to investigate, थोड़ा नीचे से जो बोलते हैं देखने से, विजुअल इंप्रेशन बोलते हैं हम, आंखों से एक बार देख लें कि वहां कुछ एबनॉर्मलिटी है तो नहीं, तो बी रेडी कि उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको तकलीफ नहीं होने वाली। अलाउ योर डॉक्टर टू नाइसली एग्जामिन यू। कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाती जरूर है, गोली भी ले लेती है, पर उसके नीचे से जांच नहीं होने के कारण कुछ चीजें मिस हो जाती है। तो दिस शुड नॉट हैपन, इसलिए अंदर से जांच जरूर होनी चाहिए। कुछ खून के इन्वेस्टिगेशन हम बता सकते हैं। सोनोग्राफी में जैसे आप दिख रहे हैं, ये लेडी की सोनोग्राफी हो रही है, तो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटी यहाँ पे दिख रही है, तो ये जरूर दिख जाती है। कुछ एबनॉर्मलिटी हो तो ये इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। कभी कभी हम बताते हैं कि हमें बच्चेदानी का सफाई करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं डीएनसी। डी का मतलब है डायलिटेशन, सी का मतलब है क्यूरेटाज, तो हम डीएनसी बताते हैं। क्यों बताते हैं? तो हम बच्चेदानी के अंदर से जो है, हम ये परत जो है, इसकी लाइनिंग थोड़ी सी लेके इसको माइक्रोस्कोप में और हिस्टोपैथोलॉजी से हम लोग देखना चाहते हैं, इसलिए हम ये डीएनसी बताते हैं। तो इफ योर एडवाइस, योर डॉक्टर ने अगर एडवाइस किया है कि हमें ये क्यूरेटाज जरूर करा लेना चाहिए ताकि हमें पता चले कि अंदर क्या हो रहा है, तो व्हाट यू कैन बी एडवाइज, यू विल बी एग्जामिन, नीचे से जांच होगी, खून की जांच करेंगे, कभी सोनोग्राफी बताएंगे, और कुछ महिलाओं में हम डीएनसी बताएंगे। उसके बाद हम बता सकते हैं कि भाई इलाज क्या करना है। तो डिपेंडिंग ऑन क्या आपको है, उस तरह से आपका इलाज कराया जाए। कुछ दवाई गोली से भी हो सकता है,
कुछ नॉन हार्मोनल टैबलेट देने से ठीक हो जाएगा, कुछ हार्मोन्स देने से ठीक हो जाएगा, और कभी कभार आपको सर्जरी करनी पड़ सकती है। सर्जरी भी 2-3 प्रकार की होती है, कई पेट के ऊपर से होती है, कई नीचे से ही आप सर्जरी कर सकते हैं, या लैप्रोस्कोपी के ये द्वारा भी आपको सर्जरी जो है, अभी बहुत स्किल्ड हो गए हैं डॉक्टर्स, इसमें आपको बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या हो जाएगा अगर मेरी बच्चेदानी निकाल दी जाएगी। तो बहुत स्किल है अभी डॉक्टर्स में, तो यू डोंट हैव टू वरी कि आपको बहुत कुछ, अनलेस कि आपका वजन बहुत ज्यादा है या डायबिटीज है या कुछ और आपको बीमारियां है, तो ही कॉम्प्लिकेशंस एनेस्थीसिया से रिलेटेड हो सकते हैं। पर जरूर कोई ट्यूमर है, पेट में अगर फूल रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं को वो बीमारी जरूर रहती है पर उसको लगता है मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा पेट क्यों फूला है, तो मेरा आजकल वजन बढ़ रहा है। आपको याद होगा कुछ न्यूज में आपने सुना होगा, मनीषा कोइराला, उसको ओवरी का कैंसर हुआ था, गर्भ पिशवी या बच्चेदानी के बाजू में जो अंडाशय होता है उसको कैंसर हुआ था। दिस लेडी वॉज गिवन वन टॉक, वो स्टेज पे खड़ी होके कोई टॉक दे रही थी और उसमें मूर्छित हो गई उसको, और वो नीचे गिर गई। उसके बाद उसको जब अस्पताल लेके गया तो पता चला कि उसका जो ओवरी का कैंसर है एकदम 3rd स्टेज में पहुंच गया है। और उसको जब पूछा कि आपको पता नहीं चला, इतना बड़ा कैसे हो गया, आपको कुछ पता नहीं चला, तो वो उसको कुछ प्राइवेट अपने फैमिली के से कंसर्न कुछ समस्याएं थी, वो अपना ख्याल नहीं रख रही थी, उसको लग रहा था मेरा वजन बढ़ रहा है इसकी वजह से मुझे ये सब हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने शरीर को अगर हम बराबर देखते रहे, हम ये करते रहे, तो आई डोंट थिंक वी विल बी मिसिंग एनी प्रॉब्लम। ये पिक्चर में ठीक से दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, पर ये मैं दिखाना चाह रही हूँ, इसको कहते हैं प्रोलैप्स यूट्रस। जब बच्चेदानी बाहर आ जाती है तो इस तरह से बच्चेदानी बाहर आई दिखती है। आई एम सॉरी, कुछ मुझे खांसी आ रही है, ज्यादा ड्राई हो रहा है थ्रोट, इसलिए। ये देखिए, ये बच्चेदानी का नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, पोजीशन नहीं है, ये नीचे आ जा रही है। तो नीचे आ जाने से क्या होता है कि ये नीचे दिखने लग जाती है। ये पिक्चर ठीक से नहीं है पर आप देख रहे हैं कि ये जो बच्चेदानी है ये बाहर नजर आ रही है। इसको हम प्रोलैप्स यूट्रस कहते हैं। पहले के जमाने में ये बहुत ज्यादा हमें नजर आता था, अभी थोड़ा कम हो गया है, पर ढीला अगर शरीर नीचे से हो जाता है तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ब्लैडर या यूट्रस का पार्ट जो है नीचे दिखने लग जाए, तो जिसको हम बोलते हैं कि शरीर थोड़ा बाहर दिखने लगना। मराठीत आम्ही सांगतो आंग बाहेर येणे। तर दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विच यू शुड लुक इनटू। अगर नीचे का एरिया को हम प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हैं, तो पेल्विक एक्सरसाइज प्रॉपरली करते हैं, तो या फिर प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम जब जो 1-1.5 महीने का पीरियड रहता है प्रेगनेंसी के बाद का, वहां पे हम रेस्ट करते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ये समस्या कम हो सकती है। अगर इस तरह का किसी प्रॉब्लम आपके घर में है, किसी बड़े बूढ़े को है, ये थोड़ा 50-60 साल की उम्र में ज्यादा दिखने लगता है, तो जरूर आपको दिखाना चाहिए। इसमें तो सर्जरी ही इलाज है, बहुत स्किलफुली किया जाता है, तो इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। शर्म के मारे बहुत सारे लोग 20-20, 25-25 साल तक ये ऐसा नीचे लेके घूमते हैं और दिखाने नहीं आते। तो प्लीज आपको जरूर दिखाना चाहिए। नीचे का शरीर ढीला लग रहा है, कुछ नीचे छोटा सा ऐसा बलून सा दिख रहा है नीचे, कुछ शरीर नीचे आ रहा है, तो जरूर दिखाना चाहिए। नेक्स्ट जो डिजीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही आजकल बहुत इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है, वो है ब्रेस्ट कैंसर। तो महिलाओं में ये जो छाती है या ब्रेस्ट का जो कैंसर है वो काफी बढ़ रहा है, कम उम्र में आ जा रहा है। पहले 30-40 के बाद 40-50 में हुआ करता, इवन नाउ वी कैन सी, I have seen even a 25-year-old girl having breast cancer. तो ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिटेक्ट करें,
क्या उसका सोल्यूशन है? तो अगर हम अपना जांच खुद करें, खुद के ब्रेस्ट को खुद अच्छे से पालपेट करके ऐसे जांच करे, तो हमें ये गांठ जो होती है, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि ये स्तन है और ये नॉर्मल स्तन के बाजू में यहाँ पे छोटी सी गांठ नजर आ रही है। तो ये गांठ जो है, अगर हम सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करें, खुद की जांच हम अगर खुद करें, तो हमें जल्दी पकड़ में आ जाता है। इसके अलावा अगर जो है ब्रेस्ट कुछ एबनॉर्मल शेप दिख रही, एक छोटा एक बड़ा दिख रहा है, कुछ अलग सा रंग अलग हो रहा है, डिम्पलिंग सॉर्ट ऑफ हो गया है, और जो है यहाँ से स्त्राव कुछ आ रहा है, तो जरूर ये इसको हमें समझना चाहिए कि दिस इज एन एबनॉर्मल साइन और सिम्टम, जिसको हमें जरूर तुरंत बताना चाहिए। क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो उसका पूरा इलाज हो सकता है, पर अगर थोड़ा भी लेट हो जाए तो आउटकम बहुत बुरा हो सकता है। और आजकल वो जो बढ़ गया है, तो what you can do, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। जब आप नहाने जा रहे हो तब आप देख लीजिए, नहाने के आपके बाथरूम में एक आईना होना चाहिए, आईने में आप अपने आप को निहारे कि ब्रेस्ट कैसे है, नॉर्मल शेप साइज के दिख रहे हैं, एक ही लेवल में दिख रहे हैं, कोई छोटा बड़ा तो नहीं दिख रहा है, निपल का एरिया कैसे दिख रहा है, और फिर हाथ से आप जरूर देखिए कि कोई गांठ तो नहीं नजर आ रही है। अगर आपको ऐसे कुछ समझ में आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, फिर डॉक्टर आपकी जांच करके आपको बता सकते हैं कि ये किस तरह की गांठ है, नॉर्मल वाली गांठ है, कैंसर वाली गांठ है, ये फिर नेक्स्ट स्टेप है। पर अपने लेवल को पे आपको अपना स्तन परीक्षण खुद जरूर करना चाहिए, ताकि आप इस बीमारी से बच सके। तो कैसे करना है आपको, ये पिक्चर में देख रहे हैं आप, तो आपको आईने के सामने खड़ा रहना है, साइज देखना है, नीचे छोटी तो नहीं, यहाँ पे कुछ रैश, रेडनेस, लाल पना तो नहीं। आप फिर हैंड्स ऑन द हिप रख के देखिए कि कुछ एलिवेशन हो रहा है या नहीं, और इस तरह से हाथ पीछे रख के भी आप देखिए कि कुछ एबनॉर्मलिटी है क्या, ठीक है, लंप या गांठ तो नहीं, और यहाँ पे देखिए ये ऑरेंज स्किन की तरह तो नहीं हो गया, और फिर यहाँ देखिए लाल हो गया है, काख में भी लाल सर गांठ आ गई है। तो दिस इज कॉल्ड एज सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो आपको अपने कॉलर बोन में और आपके एक्जिला में यानी काख में भी आपको देखना चाहिए। तो ब्रेस्ट स्तन के अलावा काख का एरिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप स्व परीक्षण करके जल्दी से ये गांठ आपको पता चल जाएगी। मैं आपको अपनी एक परिचित का एग्जांपल देना चाहूंगी। शी वाज ओनली 32 इयर्स ऑफ ओल्ड, बच्चे बहुत छोटे थे, हमारे स्विमिंग एसोसिएशन में हमारे परिचित थे, और एक दिन ऐसे ही कुछ रात में ऐसे शाम के 7-8 बजे हम पार्टी में, स्विमिंग एसोसिएशन का कुछ पार्टी था, तो उसने मुझे कहा कि मैडम जी मुझे लगता है कि मुझे कुछ गांठ है। तो उसने, शी वॉज ओनली 32 इयर्स ओल्ड, और फिर उसने मुझे बताया, मैंने उसको तुरंत अपने क्लिनिक में बुलाया, दूसरे दिन वो आई और पता चला कि उसको कैंसर की गांठ है। तो उसका स्तन का ऑपरेशन भी हुआ, उसको रेडियोथेरेपी भी मिली, एंड नाउ शी इज 54 इयर्स एज, और अभी भी वो अच्छे से जिंदा है, अपने उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बेटी की भी शादी हो गई है। तो अगर आप ये गांठ आपको पहले समझ में आ जाती है तो उसका इलाज बहुत ही अच्छे तरह से हो सकता है। तो डरिए नहीं, स्व परीक्षण जरूर करिए। और ये सारे चीजें हैं, गांठ को देखिए, निपल का एरिया देखिए, कोई डिम्पलिंग तो नहीं, कोई रैश तो नहीं, कोई रेडनेस तो नहीं, कुछ स्त्राव तो रिस नहीं रहा निपल से, ये जरूर आपको देखना चाहिए और सिखाना चाहिए। मतलब आपको लड़कियों को एक 20-25 साल की 20 साल की उम्र से ही सिखा देना चाहिए कि यू हैव टू लुक एट ऑल दीज साइंस। तो यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अभी नेक्स्ट डिसऑर्डर मैं आपको मतलब हर एक चीज के बारे में कुछ स्पेसिफिक चीजें बता देती हूँ कि जो आपको इम्पोर्टेंट है और जो आप अपने लिए या अपनी लड़की के लिए या परिजन के लिए जरूर जाने। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं। एक और बहुत ही कॉमन आजकल आप देख रहे हैं कि ये PCOS बहुत सारी
महिलाएं या जो अपनी लड़की को लेके आ जाती है, 17-18 साल की उम्र की होती है, और उसको प्रॉब्लम क्या होता है, तो महीना जो है लेट लेट आता है, 2-3 महीने में कभी एक आध बार आता है, गोली लो नहीं तो महीना ही नहीं आता है, वजन बढ़ रहा है, ये सारी समस्याएं बहुत बढ़ रही है। और ये किस चीज से होता है कि जैसे देखिए, ये यूट्रस या गर्भपिशवी है, ये फैलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी है, और दूसरे साइड की जो ओवरी है वो बड़ी भी हो रही है, और उसमें छोटी ऐसी गठाने होके वो बहुत ज्यादा इतनी बड़ी हो गई है, यानी इसमें बहुत सारी सिस्ट हो रखी है। गठान यानी हम उसको साइंटिफिक नेम सिस्ट है, और क्योंकि वो मल्टीपल है इसलिए हम उसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी। तो ये बहुत कॉमन अभी हम देख रहे हैं कि इवन 15% ऑफ द गर्ल्स आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। तो ये क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस तरह से अंडाशय बढ़ जाता है, उसमें बहुत सारी गठाने हो जाती है। सोनोग्राफी में वो इस तरह से दिखती है, ये देखिए ये ओवरी और इसमें बहुत सारी गठाने, ये 1 2 3 4, तो ऐसे 10-12 गठाने, जिसमें हम कहते हैं कि पर्ल्स नेकलेस अपीयरेंस। जैसे कि यहाँ पे हम नेकलेस पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि नेकलेस पहन रखा है, तो ये वाला अपीयरेंस होता है। सोनोग्राफी में अगर हम लैप्रोस्कोपी कर ले तो ऐसा दिखने लग जाता है। तो ये जो है बहुत कॉमन सिम्टम है, और इसकी वजह से क्या होता है, अनियमित हमारी आती है, 3-3 महीना 4-4 महीना आता नहीं है, और इसकी वजह से और भी फिर बाकी प्रॉब्लम होते हैं। ये इसलिए होता है कि ओव्यूलेशन, जो अंडा फूटता है वो ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, इसलिए उसको महीना प्रॉपरली 28-30 डेज में आता ही नहीं है, और उसी की वजह से उसके सारे प्रॉब्लम्स है। तो इस फोरम में भी मेरे कई सारे पेशेंट्स ज्वाइन किए हैं जिनको पीसीओएस है और जिसका मैं मैनेजमेंट कर रही हूँ। तो इसकी समस्या कैसे हल होती है, तो सबसे पहले तो ये लड़की जो होती है, थोड़ी उसका वजन ज्यादा होता है, तो अगर वजन 10% भी कम कर दिया जाए, जैसे कि कुछ एक्सरसाइज है, योगा है, कुछ खान पान में हम चेंजेस लाते हैं। आजकल की लड़कियों थोड़ा सा पिज्जा ज्यादा खा लेती है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने में आता है, तो थोड़ा हम जो कहते हैं कि अलग टाइप का खान पान हो गया है, उसकी वजह से भी वजन बढ़ रहा है। तो वजन में अगर 10-15% भी कम हम कर देते हैं, थोड़ा भी वजन कम होता है, तो रेगुलरिटी बढ़ जाती है महीने की। और फिर देखिए ये लैप्रोस्कोपी का व्यू है, जिसमें ये बहुत बड़ी बड़ी ओवरीज दिख रही है, जिसमें यहाँ पे सिस्ट दिख रही है। तो इसका इलाज लैप्रोस्कोपी से भी किया जा सकता है। वो लड़की को इस तरह से मुहासे ज्यादा आते हैं, तो मुहासों का भी प्रॉब्लम इस लड़की को होता है। कोई लड़कियों को ऐसे यहाँ पे चिन पे बहुत ज्यादा हेयर आ जाते हैं, किसी को यहाँ पे अपर लिप पे हेयर ज्यादा आ जाते हैं। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सम हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है पीसीओएस में, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती है। और इसका इलाज भी है, इसमें डरने का कुछ नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये आपकी लड़की को कोई कैंसर वगैरह नहीं हुआ है, तो आप जरूर इसमें ना डरे, इसका इलाज जरूर करें। इसमें आपको वजन कम करना है, कुछ लाइफस्टाइल फॉलो करना है कि आप कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं, लड़की जो है प्रोटीन्स खाए, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ ध्यान दे, और फिर थोड़ी गोलियां भी होती हैं जो दे सकते हैं, कुछ हार्मोन्स। अगर आपको समझ में आएगा, 3-3 महीने के हार्मोन्स गायनेकोलॉजिस्ट देते हैं। कुछ मेटफॉर्मिन जो डायबिटीज के लिए दवाई इस्तेमाल की जाती है, वो पीसीओएस में भी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंसुलिन का लेवल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इसलिए ये दवाई दी जाती है। दीज आर सर्टेन थिंग्स यू शुड नो, क्योंकि ये प्रिस्क्राइब कर दी जाती है, फिर आपको समझता नहीं है क्यों दे रहे हैं। तो जो ये हम बच्चा नहीं रखने के लिए जो गर्भ निरोधक दवाइयां होती है, वो हम इन लड़कियों को क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि फिर हम रेगुलरिटी चाहते हैं महीने की, हम चाहते हैं कि उसका ईस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा जो बढ़ जाता है वो हम नॉर्मलाइज करें, इसलिए गोली दी जाती है। तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्यों हम दे रहे हैं, इसका कैसे इलाज हो सकता है। लास्टली मैं आना चाहूंगी एक और प्रॉब्लम की तरफ, जिसको हम कहते हैं बांझपन या इनफर्टिलिटी।
वो भी बहुत ज्यादा अभी बढ़ रहा है। इसके कई सारे कारण हैं। एक तो लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, और दूसरा है शादियां थोड़ी लेट हो जा रही हैं, या और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स है इसकी वजह से ये बच्चा नहीं होना या इनफर्टिलिटी होना, ये प्रॉब्लम हमारी महिलाओं में आ रहा है। तो हम जाने कि क्यों नहीं होता है, ये क्यों बांझपन इतना 15%। अगर मैं आज ओपीडी में बैठती हूँ तो हमारे 10 महिलाओं में से 3-4 महिलाएं जरूर ऐसी आएंगी कि जो बोलेगी कि भाई मुझे बच्चा ही नहीं हो रहा है। तो किस वजह से ये बच्चा नहीं होता है? तो इसके 2 कॉजेस होते हैं। या तो कुछ प्रॉब्लम्स पुरुषों में हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स महिला में हो सकता है, दोनों मिलके भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लड़की में ही कुछ ऐब है इसीलिए बांझपन हो रहा है। इसीलिए जब भी जांच कराई जाए, कपल की जांच होनी चाहिए, हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच होनी चाहिए। उनकी उम्र क्या है, क्या स्पर्म्स जो है, जो महिला के पुरुष के जो बीज है, क्या वो एडिक्वेट अमाउंट में है, उसका शेप कैसा है, उसका काउंट क्या है, तो ये सब हम देखते हैं। मूवमेंट कैसा है, फिर क्या वो लड़की बराबर से अंडा ओव्यूलेशन हो रहा है, कोई ट्यूब में ब्लॉकेज तो नहीं है, क्या उसको ये एंडोमेट्रियोसिस की तो बीमारी नहीं है। ये सब जांच की जाती है और इसके साथ साथ फिर हम उनका इलाज करते हैं। कुछ जरूर है कि इनफर्टिलिटी की जांचें थोड़ी ज्यादा की जाती है, पर आपको एक प्रॉपरली डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। 10-10 साल, 15-15 साल शादी के हो जाने के बाद कई महिलाएं आती है, तो थोड़ा अर्ली दिखा दो। अगर आपकी लेट मैरिज हुई है, आपकी उम्र ज्यादा है, तो आप थोड़ा अर्ली दिखा दो, तो आउटकम बेटर हो सकता है। तो आपकी जांच की जाएगी, आपको हार्मोन की टेस्ट की जाएगी, आपकी सोनोग्राफी की जाएगी, आपके ट्यूब्स की भी जांच की जाएगी और बताया जाएगा कि इलाज कैसे किया जा सकता है। जनरली हम कहते हैं कि वजन थोड़ा कम कर लो, मतलब मैनेज योर वेट थोड़ा बहुत, और क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी अगर आप साथ में नहीं हस्बैंड वाइफ ठीक से रह रहे हैं, तो आप देखो कि जो कांटेक्ट वाला पीरियड है वो एकदम फर्टाइल पीरियड, जो मिड साइकिल का फर्टाइल पीरियड होता है, वहां पे कांटेक्ट आना चाहिए। और इस तरह के हम चीजें बताते हैं कि किस तरह से ज्यादा चांसेस है। अवॉइड लुब्रिकेंट्स एंड क्रीम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और साइकोलॉजिकली भी कुछ स्ट्रेस रिलेटेड होता है, कुछ रिलेशनशिप स्ट्रेस होता है। ये छोटी छोटी चीजों को आप अगर करेक्शन कर लो तो बहुत बार स्ट्रेस लेवल कम होने से भी प्रेगनेंसी रह जाती है। तो दैट इज वन प्रॉब्लम। तो इसका इलाज क्या है? या तो आपको दवाई दे सकते हैं, सोनोग्राफी करा के प्रॉपरली अंडा जब फूटता है उस समय बताते हैं। कुछ सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है अगर ट्यूब्स प्रॉपर नहीं है या कोई पॉलिप वगैरह है वो निकालने के लिए। और लास्टली ART जो लिखा है वो आर्टिफिशियल टेक्निक्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, या उसके पहले हम कुछ कुछ इलाज करते हैं। जैसे ये ब्लॉक हो गया है ट्यूब, यहाँ पे देख रहे हैं, ब्लॉक निकाल देते हैं। तो इस तरह से हम लोग इलाज करते हैं। अंडाशय और ट्यूब के बीच में कुछ ये परत आ गई है, एडेजन जिसको कहते हैं, इसको लैप्रोस्कोप से निकाल देते हैं। यहाँ पे दिख रहे ये गर्भपिशवी है, ये ट्यूब है, तो यहाँ पे बहुत सारे एडेजन्स हो रखे, तो ये निकाल सकते हैं। यहाँ देखेंगे कि ये यहाँ पे भी चिपका हुआ है, ये निकाल सकते हैं। तो इस तरह से उसका इलाज हो सकता है। इसके अलावा ये टेस्ट ट्यूब बेबी का भी एक इलाज है जिसको किया जा सकता है। तो यहाँ देखें आप कि ये जो पुरुष के जो बीज है वो डायरेक्टली गर्भपिशवी में डाल दिए जाते हैं। पर्टिकुलर वो 13-14 डे में जब ओवम फॉर्म हो जाता है, तो इसको हम IUI यानी इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहते हैं, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के पहला वाला इलाज है। तो ये काफी कॉस्ट इसका कम होता है, इसका 30-40% इससे इलाज में जो है 100 में से 30 औरतों को इसी से फायदा हो जाता है। और लास्टली ये है जिसको हम कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी में हम अंडा और जो है बीज, स्त्री बीज और पुरुष बीज को एक पैलेट, जैसे कि हम केमिस्ट्री की लैब में कुछ पैलेट होता है, वैसे ही एम्ब्रियोलॉजी लैब में हम करते हैं ये
जिसमें स्पर्म जो है यहाँ पे डाल दिया जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं, और उसमें वो बच्चा पैदा हो जाता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, और फिर ये बच्चा गर्भपिशवी में डाल दिया जाता है जहाँ वो बढ़ता है। तो ये पर्टिकुलर बहुत सारे इसमें डिटेल्स है जो इसमें मैं नहीं जानना चाहूंगी, पर ये इलाज जरूर है, ये यहाँ अपने वर्धा में भी अवेलेबल है, तो जिसको जरूरत है वो इस इलाज तक भी पहुंच सकता है। तो देयर आर प्रॉब्लम्स बट देयर आर सॉल्यूशंस। तो ये हमें जरूर जानना चाहिए कि किस कौन से लेवल का और किस तरह से हम इलाज कराए, और हमें जो है इस हमारे परिचित में किसी का प्रॉब्लम है तो उसे जरूर ये बच्चे का सुख मिले। So what I want to give message from this whole talk is that make time for yourself. You have to look after yourself. कोई और आपका ख्याल नहीं रखेगा, तो आप जरूर अपना ख्याल खुद रखें। व्यायाम की तरफ ध्यान दें, सवेरे उठते हैं तो अपना व्यायाम जरूर करें, खान पान की तरफ ध्यान दें, प्रॉपर न्यूट्रिशन रखें, पानी जरूर आप अपना बहुत सारा पानी का सेवन करना चाहिए, वो जरूर आप रखें। कुछ एक्सरसाइज का प्रोटोकॉल भी बनाएं कि जो आप रूटीनली फॉलो करें, मतलब अपना समय अपने लिए जरूर निकालें और अपना ख्याल जरूर रखें, जिसकी वजह से आपको जरूर फायदा होगा। So that was all about menstrual disorders. I would also, according to request of our President Dr. Ms. Monica, I would also like to talk about HIV/AIDS. बहुत ही शॉर्ट में मैं ये बताना चाहूंगी। पहले वाला निकल गया है क्या मोनिका जी, कि दिख रहा है अभी? दिख रहा है। ओके, अभी चला गया है? हाँ, अभी चला गया। हाँ, तो मैं शॉर्ट में HIV/AIDS के बारे में बताना चाहूंगी। Would you like me to talk about menstrual hygiene and all also? लड़कियां कुछ है क्या यहाँ पे ये वाले वेबिनार में, या डायरेक्टली मैं HIV/AIDS के बारे में थोड़ा बता दूं संक्षिप्त में, और फिर हम क्वेश्चंस ले लें। लड़कियां भी है सुरेखा मैम, हमारा एक क्लब है एंजल क्लब, उसकी कुछ लड़कियां हैं इसमें जो तो अराउंड ठीक है, फिर मैं हाँ, अगर ज्यादा समय नहीं हुआ हो तो मैं 10 मिनट में वो बता देती हूँ, and then I'll need some 5 minutes to talk about HIV/AIDS. Is that okay? फाइन। हाँ, तो फिर मैं हम एंड में सारे क्वेश्चंस एक साथ ले या लास्ट we will take open session in last after your session complete, उसके बाद। तो मैं ये अभी एक सेशन में लड़कियों के लिए लेना चाहूंगी, क्योंकि और महिलाओं के लिए भी, कि कैसे हम अपनी बच्ची को प्रॉपर एज में ही बता दे, जिसको हम कहते हैं कि फैमिली लाइफ एजुकेशन। तो हमने हमारी बच्ची को किस एज में ये बता देना चाहिए, क्यों बताना चाहिए, हमने ही क्यों बताना है, एज अ मदर हमने क्यों बताना है, तो ये जरूर इम्पोर्टेंट है, जिसको हम एडल्सेंट हेल्थ एजुकेशन या फैमिली लाइफ एजुकेशन हमारी बच्ची को हमने खुद बताना चाहिए। इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। महामारी एक नॉर्मल फिनोमिना है जो सभी लेडीज को होता है, तो जरूर हमने खुद अपनी बेटी को खुद बताना चाहिए, ताकि वो किसी और को या किसी और तरीके से वो जानकारी ना ले। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाई वी वांट टू लर्न, बिकॉज नॉलेज इज पावर, बिकॉज you know, by knowing things you can certainly know yourself better and then behave better. नहीं तो क्या होगा, ऐसी लड़कियों की जो फुसुर होती है, जो आपस में जो क्लास की लड़कियों के साथ यहाँ वहां से वो नॉलेज गेन करती है और गलत नॉलेज वो गेन करती है। टू अवॉइड ऑल दैट वी शुड गिव करेक्ट नॉलेज टू आवर गर्ल्स, एंड उनको बताना चाहिए कि प्यूबर्टी क्या है, यानी जो मैच्योर हो जाती है लड़की तो उसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, और इसके बारे में जरूर हमें खुद ही बताना चाहिए। तो आप ये देख रहे हैं, ये इन्फेंट है और यहाँ से उसका ग्रोथ हो जाता है। तो इनिशियल सिम्टम ये है कि ग्रोथ स्पर्ट, आप देखेंगे कि लड़की की ग्रोथ लड़के से
शुरुआत में बहुत ज्यादा हो जाती है। एक 7, 8, 9 साल की लड़की तुरंत बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है, उसकी हाइट बढ़ने लग जाती है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ स्पर्ट। फिर स्तन का आना, स्तन का डेवलप होना यहाँ पे, ठीक है, और सम चेंजेस शरीर में आना, और उसके बाद फाइनली माहवारी आना। ये प्यूबर्टल चीजें हैं जो हमें जरूर बतानी चाहिए लड़की को, कि बॉडी के शेप में जरूर आपका चेंज होने वाला है, आपको ब्रेस्ट आने वाले हैं, आपको जो है नीचे की जगह में कुछ बाल आएंगे, काख में बाल आएंगे, आपको महीना आएगा। और इसके साथ साथ क्योंकि कई पर कुछ की इश्यूज ये होते हैं कि बॉडी के शेप चेंज होने की वजह से लड़कियों को कुछ साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, उनका पोस्चर ऐसा नीचे वाला हो जाता है, वो क्योंकि ब्रेस्ट दिखने लग जाते हैं तो पोस्चर और हाइजीन का प्रॉब्लम आता है, किसी किसी को मुहासे आते हैं, तो इमोशंस बहुत ज्यादा टैंट्रम्स दिखाने लग जाती है लड़कियां। कोई बहुत ज्यादा टैंट्रम्स दिखाती है, कोई बहुत ही चुप चुप सी रहने लग जाती है। तो ऑल दीज इफ वी नो देन वी कैन अंडरस्टैंड हमारी बच्ची को क्या हो रहा है, उसको किस तरह से इमोशनल सपोर्ट हमें देना चाहिए, कि वो किस फेज से जा रही है, एंड देन हाउ टू सपोर्ट आवर गर्ल्स, ये हमें खुद पता होना चाहिए, तभी हम अपनी लड़की को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यू कैन सी कि ये हाइट बढ़ गई है यहाँ पे स्तन जो है एज 7 साल की उम्र में ही स्तन बढ़ना शुरू है, ये देखिए पूरी तरह से बन गया है, तो ये डेवलपमेंट हो रहा है। तो अगर किसी लड़की का प्रॉपरली उस उम्र में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो भी उसको तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। तो इस तरह से ग्रंथियां फॉर्म होके ये होती है। कभी कभी लड़की को ये जो ब्रेस्ट डेवलप हो जाती है तो उसको बहुत शर्म महसूस होती है, कपड़े जो है स्कूल के थोड़े टाइट से लगने लगते हैं, तो वो सब चीजों को सपोर्ट, पेरेंट को सपोर्ट करना चाहिए कि किस तरह से उसकी समस्या का हल हम निकाल सकते। तो ये लोकल सॉल्यूशंस हम अपनी बेटियों के लिए निकाल सकते हैं। कभी कभी ब्रेस्ट सोर हो जाते, टाइट हो जाते, बहुत ज्यादा फुलनेस लगता है, तो ये भी हमें हमारी बच्ची की तरफ ध्यान देना चाहिए। और देखिए ये हाउ द हेयर इन बिटवीन द लेग्स दे डेवलप, ये भी एक नॉर्मल फिनोमिना है। तो ब्रेस्ट के साथ साथ ये हेयर, प्यूबिक हेयर का होना भी जरूरी है। वो अगर किसी लड़की को नहीं आ रहा है और उसको महीना भी नहीं आ रहा है, 16-17 साल की उम्र हो गई है, तो जरूर हमें तुरंत दिखाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम है। तो देख रहे हैं आप, हाइट बढ़ गई है, आर्मपिट हेयर, प्यूबिक हेयर आ गए हैं। तो इस तरह से इफ यू सी 7 इयर्स में हेयर नहीं है, और बाद में यहाँ देखिए एक 10-12 इयर्स में हेयर आना शुरू हो गए हैं। तो दिस इज नॉर्मल फिनोमिना, इसके बारे में हमें हमारी लड़की को जरूर पता चलना चाहिए। और हाइजीन कैसे रखना, इसमें क्या करना है, साफ कैसे रखना, ये सब भी हमें जरूर उसको सिखाना चाहिए। तो और हमें ये भी बताना चाहिए कि कौन से ऑर्गन्स रहते हैं जो नॉर्मल होते हैं, कैसे दिखता है, और क्या कौन सा एरिया साफ रखना है, कहाँ से महीना आता है। तो दिस इफ यू टेल अबाउट द बॉडी टू द गर्ल, देन उसको शर्म नहीं आएगी, उसे कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो जरूर आपके साथ शेयर करेंगी। इफ somebody touches her on the private part, if a wrong touch is there on a body, that also you have to tell your girl कौन सा सही टच है, कौन सा गलत टच है, और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ इचिंग हो रहा है, सफेद पानी जा रहा है, तो ये लड़की आपको जरूर बताएंगी। अदरवाइज अगर आप अच्छा रैपो नहीं बना के रखते हैं तो आपसे शेयर नहीं करेगी। तो दिस ऑल यू हैव टू टीच योर गर्ल्स, एंड देन यू कैन टेल देम कि भाई कैसे महीना ये गर्भ पिशवी होती है, ये बढ़ जाती है, इसकी परत अंदर से बढ़ती है, प्रॉपर ओवुलेशन होता है, यहाँ से अंडा निकलता है, तो महीने में उसको एक बार खून जाएगा 4-5 दिन के लिए, और उससे फिर आपको समझाना है कि कैसे उस हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हाइजीन। तो यू कैन टेल हर थ्रू दिस पिक्चर कि दिस इज हाउ द ब्लीडिंग अकर्स, ये आपने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई क्राइम नहीं किया है, दिस इज नॉर्मल मेंसेस। एक मैच्योर जब लेडी की बॉडी हो जाती है तो ये महीना आता है,
और यहाँ पे आपको अपनी बेटी को जरूर समझाना है कि ये महीना आ गया, आप मैच्योर हो गए हो, तो कैसे किस तरह का बिहेवियर आप करें कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। तो गुड टच, बैड टच, बुरी नजर, ये सब जो है ये आपकी नजर, आपको अपनी बेटी को जरूर समझाना है। तो पैनिक नहीं होना है। अगर खून दिख रहा है, कहीं कपड़ा खराब हो गया है, स्कूल में गए स्कर्ट खराब हो गया, तो डरने की कोई जरूरत नहीं। आजकल टीचर्स भी प्रॉपरली पैड्स रखते हैं। समझाना है किस तरह से सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना है, और प्रॉपरली सैनिटरी पैड लाके बेटी को समझाना है कि किस तरह से उसका इस्तेमाल करना होता है। तो आप बता सकते हैं कि हार्मोन की चेंजेस की वजह से ये सब हो रहा है। एक यहाँ पे ब्रेन में पिट्यूटरी होती है, थायराइड ग्लैंड है, फिर यहाँ पे गर्भपिशवी है, तो ये सारा एक एक्सिस की तरफ काम करता है और सारा एक कोऑर्डिनेशन से महीना आता है। दैट इज व्हाट यू कैन टेल योर गर्ल। और अगर किसी लड़की को प्रॉपरली वो उम्र में महीना नहीं आ रहा है, तो देयर इज सम अदर प्रॉब्लम, आइदर ब्रेन में पिट्यूटरी में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कहीं और प्रॉब्लम है, या नीचे की जगह प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई हो और इसकी वजह से उसको महीना आ रहा है। तो मंथली महीना आना है आपको इनफैक्ट लड़की के साथ साथ लड़की को भी समझाना चाहिए कि भाई ये नॉर्मल है। अगर किसी लड़की को अगर महीना आ रहा है, तो व्हाई द बॉयज शुड नॉट बी टॉट अबाउट इट, बॉयज आल्सो शुड नो। This is not only to teach your girls, teach your boys also how to be sensitive about it, how to be supportive about it. तो हमें जो है बेटी बचाओ कहते हैं, पर बेटे को हमें समझाना चाहिए कि हाउ टू रिस्पेक्ट व्हाट ऑल थिंग्स। लड़की को हमें ये भी बताना है कौन सी नैपकिन यूज कर रहा है, कैसे क्लीन रखना है। स्कूल्स में हमें ध्यान देना चाहिए कि टॉयलेट्स ठीक है या नहीं। हम पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स टीचर से बातचीत कर सकते हैं कि भाई ये टॉयलेट्स जरूर बच्चों लड़कियों के लिए प्रॉपर होनी चाहिए। तो स्किन क्लीन रखिए, बहुत सारा पानी पिए, एक्ने यानी मुहासे आते उसके लिए चेहरा साफ रखे, धूल ना हो, 2-3 बार चेहरा साफ करे, बाल भी क्लीन रखे, आपकी पिलो केस यानी आप जो तकिया इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी साफ रखिए। तो ये सब चीजें आपको जरूर बताना है। और अगर उसके कुछ दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहा है, तो आपको उसकी हेल्प करना है। कुछ लड़कियों को बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो उसमें दवाइयों की जरूरत भी पड़ सकती है। तो एज अ पेरेंट आपने अपनी लड़की को प्रिपेयर करना है, उसको बताना है कि कैलेंडर रखे कि भाई प्रॉपरली पीरियड आ तो नहीं रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कभी पीरियड मिस होता है, तो एज जागरूक महिला है आप, पेरेंट है, तो आपको अपनी लड़की को पीरियड मिस हुआ तो आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, किसी रिलेशनशिप में लड़की है, तो आपको जरूर उसका ध्यान रखना चाहिए। तो मिस पीरियड हो गया है तो क्या क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि 12-13 साल की लड़की को, 11 साल की लड़की को हो सकता है। इवन 11-year-old गर्ल कैन बी प्रेग्नेंट, ठीक है, एज अर्ली एज 5.5 years। पेरू की एक लड़की है, शी वाज ओनली 5.5 years old and she had got pregnant at 5.5 years old. That is not normal actually। मेंसेस जो है आजकल 10-11 साल में आ जाते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है। तो बी केयरफुल, बी विजिलेंट, बी अलर्ट। जरूरी नहीं है कि हर लड़की को पीरियड मिस किया है तो वो प्रेग्नेंट ही है, पर पॉसिबिलिटी, आप अगर अपने बच्ची के साथ अच्छा रैपो रखे हैं तो आपको जरूर पता चलेगा कुछ रिलेशनशिप है, उसमें कुछ स्ट्रेस है, कुछ बिगड़ गया है। कुछ आजकल एंड्रॉइड फोन्स है, फेसबुक है, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलते हैं, तो जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो मैंने आपको पॉलिसिस्टिक ओवरी अभी बताया है, उसमें भी पीरियड मिस हो जाता है, 2-2, 3-3 महीने तक उसको महीना नहीं आता है। तो जरूरी नहीं है पहला डायग्नोसिस ही आपका सही हो, आपका पॉलिसिस्टिक ओवरी हो सकती है, कुछ बॉडी के वेट इश्यूज होते हैं, एग्जाम में के स्ट्रेस की वजह से भी महीना नहीं आता है। तो यू हैव टू बी सपोर्टिव टू योर गर्ल, दीज प्रॉब्लम्स कैन अकर। Now let us see some small problem। ये देखिए, एक बहुत ही छोटी लड़की को ये ब्रेस्ट आ गया है, तो दिस इज नॉट नॉर्मल, तो इसको आपको जरूर दिखाना चाहिए। कुछ पिट्यूटरी में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं हो गया है।
ये देखिए बहुत ज्यादा कमजोर लड़की है, इसके ब्रेस्ट ही नहीं है, एकदम हड्डियां हड्डियां नजर आ रही है। तो क्योंकि लड़कियां क्या करती है, बहुत ज्यादा डाइटिंग कर लेती है या स्ट्रेस कहते हैं इसको, एनोरेक्सिया कहते हैं, तो ये भी नॉर्मल नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये लड़की को जो है नीचे से ये जगह ही नहीं तैयार हुई है जहां से उसको महीना आए, और यहाँ पे ब्लूश ब्लूश दिख रहा है, तो ये क्योंकि ये इसे छोटा सा पर्दा है जिसको हम खोल देंगे तो महीना आ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि लड़की को प्रॉपरली जगह नीचे है या नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉब्लम। अगर इस तरह से हेयर आ रहे हैं तो वो भी नॉर्मल नहीं है। इसके साथ साथ मैंने बताया पीसीओएस की समस्या हो सकती है। हाइट प्रॉपरली लड़की की बढ़ नहीं है, बहुत ही छोटी लड़की है, इसकी हाइट प्रॉपरली बढ़ी नहीं है, इतनी सी ही हाइट नजर आ रही है। तो क्या थायराइड का प्रॉब्लम है, क्या पिट्यूटरी का प्रॉब्लम है, उसका महीना नहीं आ रहा है, तो ध्यान देना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लास्टली हमें लड़कियों को जरूर समझाना है कि नीचे की जगह क्लीन रखनी है, स्मेल तो नहीं आ रहा, किस तरह का सफेद कुछ इचिंग तो नहीं हो रही है वहां पे, वो जरूर ध्यान रखना है। और इस उम्र में लड़कियों को ये रिलेशनशिप के प्रॉब्लम जरूर हो जाते हैं, कोई बॉयफ्रेंड कोई अच्छा लगने लग जाता है तो ये प्यार व्यार के चक्कर में भी थोड़ा पड़ने लगती है, क्योंकि ये हार्मोन्स ये ऐसे है जो उनको ईस्ट्रोजन जो है बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से ये समस्याओं से भी अपने को डील करना पड़ता है। हम फोन देते हैं उनको, उसमें चीजें का प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम डांटते रहे लड़कियों को, हमें समझाना है, हमें बातचीत के जरिए हमें एक रिलेशनशिप बनाना है हमारी लड़कियों के साथ, जिसमें हम उन्हें एक फ्रेंड की तरह उनके साथ रह के हम तो हेल्दी रिलेशनशिप क्या है, लड़कों से बिल्कुल बात ही ना करें ये थोड़ी ना हम कह रहे हैं कि हेल्दी एक टॉक भी रह सकती है, फ्रेंडशिप रह सकती है, जरूरी नहीं है, पर सीमा क्या है, लिमिट्स क्या है, कैसे हमें अपने आप को समझाना है। तो आपको प्यार से बच्चों को ये जरूर समझा देना है, उन्हें ये भी बताना है कि एज अ पेरेंट्स वी आर अवेलेबल फॉर देम, कभी भी कंफर्टेबल होके हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, और हम ये सारी चीजें उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। ये जरूर बताए कि शादी के पहले सेक्स अगर हो रहा है क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, HIV एड्स जिसके बारे में हम कहते हैं वो भी सेक्स के थ्रू फैलता है, उनको जरूर कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में भी बताएं। देखिए हाइड करने से कुछ नहीं होगा, नॉलेज देने से आपको जरूर फायदा होगा। कॉमन मैलिग्नेंसीज या कैंसर्स के बारे में भी जरूर बताएं। तो ये कॉन्ट्रासेप्शन मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। कंडोम का इस्तेमाल हो सकता है, ये जेलीज है जो अवेलेबल होती है, ये गर्भ निरोधक इंजेक्शन होते हैं, कुछ गोलियां होती है, इसको कॉपर टी बोलते हैं, ये अंदर डाल दी जाती है कि कुछ गर्भ निरोधक गोलियां हैं जो रोज लेनी होती है। ओके, and this all you have to teach your girls कि if by chance you are having a relationship and that's a physical relationship with any opposite sex यानी लड़के के साथ, तो प्रेगनेंसी रह सकती है। तो इसीलिए कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जरूर बताएं, ताकि अगर वो इस तरह से किसी रिलेशनशिप में फंस रही है तो आपको वो प्रोटेक्टेड रहे। और लास्टली मैं ये बंद करने से पहले एक जरूर बताऊंगी, हम लोग एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं हमारी लड़कियों के लिए, ये पूरा वर्धा डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि फोन की समस्या जो एंड्रॉयड फोन्स है, वो फेसबुक है, सोशल मीडिया है, इसमें हमारी लड़कियां बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रह रही है, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन बढ़ गया है। तो कई बार वो किसी प्रॉब्लम में फंस सकती है थ्रू सोशल मीडिया, यानी फेसबुक पे किसी के साथ दोस्ती हो गई, फिर किसी कोई फोटो शेयर कर दिया, वो फोटो उसके फोन से दूसरे के फोन में चला गया, अब वो लड़का या जो पुरुष है उसको तंग कर रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वन फोटोग्राफ ही इज आस्किंग फॉर मोर फोटोग्राफ्स, एंड देन दीज पिक्चर्स आर शेयर्ड बाय आवर गर्ल्स एंड दे मे कम इनटू प्रॉब्लम। तो हम ये जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, आपकी सहायता से, आपकी जैसे एनजीओस के और ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से हम जागरूकता बढ़ाना चाहेंगे कि लड़की को ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो
तो वो एकदम बंद कमरे में ना बैठे, अपने पेरेंट के साथ जरूर शेयर करे। अगर पेरेंट आपका डांटता है, ओके फाइन, डांटेगा, चाटा मारेगा, लाफा मारेगा, पर आपको जरूर हेल्प करेगा। तो आइदर योर पेरेंट, योर टीचर, योर कलीग, किसी के साथ तो आप शेयर करें। ठीक है, आपको मार पड़ेगी पर आपको हेल्प भी जरूर होगी। तो ये हम एक जागरूकता कराना चाह रहे हैं। तो that was all about this. And lastly, in 2-3 minutes, I will talk about HIV/AIDS because that is the requirement of your inner wheel club. तो वो जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी। Why AIDS? What is AIDS? ठीक है, एड्स क्या है? तो ये देखिए इस तरह से हो जाता है। ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जैसे अभी कोरोना में देखते हैं कि इम्यूनिटी बहुत कम जाती है, तो एड्स में भी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। एक वायरस का नाम है HIV, इसकी वजह से ये होता है। तो ये इस तरह से वायरस है जो शरीर के इम्यूनिटी को बहुत कम कर देता है। इसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो सकती है। मोस्टली ये सेक्सुअल एक्टिविटी से फैलता है। एक दूसरा, प्रेगनेंसी में भी अगर माँ को एड्स है तो या HIV है तो बच्चे को जा सकता है। उसके बाद तीसरा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर प्रॉपरली चेक नहीं किया गया है तो वहीं से जा सकता है। फिर कोई अगर ड्रग्स ले रहा है, इंजेक्शन के थ्रू जा सकता है। तो दीज आर ऑल कॉमन वेज जिससे ये फैल सकता है। इस बीमारी से क्या क्या हो सकता है? तो दुर्बलता आती है स्नायु में, फेफड़ों में, चर्म का रोग होता है, आंतों का रोग हो सकता है। देखिए जीभ है जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन हो गया है, स्किन के ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, और इस तरह से वीकनेस आ जाता है कि ये लड़की को कहाँ से आया, तो माँ को हुआ होगा और गर्भ में ही उसको ये एड्स हो गया है। छाती में इस तरह से ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा बढ़ जाता है, TB हो जाता है, कुछ कैंसर हो जाते हैं और मौत जल्दी हो सकती है। तो दीज आर ऑल। इसका सेफ्टी कैसे करें, रोके कैसे? तो अगर सेक्स है, कैजुअल सेक्स है, तो इसमें आप जो है कंडोम का इस्तेमाल करेंगे तो HIV के कीटाणु नहीं जाएंगे शरीर में और एड्स नहीं होगा। तो अगर कुछ रिलेशनशिप है तो कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते समय प्रॉपरली चेक करके ही दिया जाए। कोई ड्रग्स या इंजेक्शन से जो ड्रग अब्यूजर्स रहते हैं वो बिल्कुल ना ये काम करे। तो हमें नॉलेज, काउंसलिंग और अगर टेस्टिंग करके तुरंत पता चले तो दीज आर 3 ways where we can stop AIDS. सिमिलरली हम कोरोना में भी बोल रहे हैं कि आपको नॉलेज है, आप जो है अपना मास्क पहनिए, हैंड वॉश करिए और सेफ डिस्टेंस रखिए। सेम टाइप का इसका प्रिवेंशन है। तो इसकी वजह से आप परीक्षण करके भी पता कर सकते हैं एंड दैट इज हाउ यू कैन स्टॉप एड्स। स्टॉप एड्स और HIV जो होता है एक बिहेवियरल प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। तो उसको रोकने के लिए आपको अपना नॉलेज एक इम्पॉर्टेंट है। कैजुअल सेक्स होता है तो कंडोम का इस्तेमाल, और जो ड्रग अब्यूज ना करे। और these are how you can save yourself from AIDS. Same is about your coronavirus. Use your mask properly. प्रॉपर वाला मास्क, नीचे नहीं रखना है आपको, ठीक है। मास्क प्रॉपरली इस्तेमाल करें, सेफ डिस्टेंस करें, क्राउडेड प्लेसेस में ना जाए और आपको अपने आप को इस बीमारी से बचाए। So that is all from my side. Monica ji, over to you. Thank you so much, Surekha ma'am. Madhu, please unmute yourself. थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से हमारा मार्गदर्शन किया। उम्मीद करती हूँ कि इससे हमारी सभी एंजल ग्रुप्स की गर्ल्स व हमारे इनर व्हील मेंबर्स को फायदा मिला होगा। मैं सभी मेंबर से अनुरोध करती हूँ कि अगर किसी को कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप या तो लिख के भी हमें बता सकते हैं चैट बॉक्स में, या डायरेक्टली आप अपने आप को अनम्यूट करें
या वीडियो में ऐसे उंगली करे तो हम आपको अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पे सिद्धि नाम की मेरी एक पेशेंट है, वो भी आपको बता सकती है कि पीसीओएस में उसने अपने आप को कैसे संभाला। तो सिद्धि, इफ यू आर देयर यू कैन शेयर 1 minute of your how you reduced your weight and all, if you are there. मैंने देखी थी सिद्धि, she there, she can talk. किसी और को कुछ बताना है तो आप बता सकते हैं। प्रणाली, you want to say something? ये मेरे घर में कुछ काम आएगा, ये पेटी मुझे 500 रुपए में दे दे। Please don't unmute yourself. So if you don't have any problem, I am sharing my numbers here. कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं कि जो आप एक कॉमन फोरम में नहीं बताना चाहते, तो मैं अपना मैम नंबर एक दो सवाल आए हैं मेरे पास, क्या मैं पूछ सकती हूँ? बताइए। मैम पीरियड के कुछ दिनों पहले या फिर पीरियड के बाद में स्पॉटिंग होती है, तो वो ये पीरियड के कुछ दिनों पहले तो नहीं, पर पीरियड के बाद में या पीरियड के बीच में, मतलब महीना हो गया है 4-5 दिन का, उसके बाद थोड़ा गैप हो गया है, उसके बाद थोड़ा स्पॉटिंग दिखने लग गया है, तो ये नॉर्मल नहीं समझा जाता। ठीक है, आपको जांच जरूर करानी चाहिए। जैसे मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि ये जो गर्भ पिशवी का मुंह है उसके ऊपर छोटा पॉलिप हो सकता है या थोड़ा सा छाला आ जाता है, जिसकी वजह से आपको स्पॉटिंग हो सकता है, या फिर कुछ हार्मोन्स की कम ज्यादा बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। तो इट्स नॉट नॉर्मल, डोंट कंसिडर इट एज नॉर्मल। आपको एक 4-5 दिन के पीरियड के बाद एक 20 डेज का गैप जरूर मिलना चाहिए। और एक सवाल मैम, नॉर्मल जो पीरियड का टाइम होता है, हेलो हाँ, आ रही है मधु तेरी आवाज? हाँ मैम नहीं है शायद। मैम का कुछ हुआ क्या इशू? हम्म हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गई है, एक सेकेंड। हाँ बोलिए। हेलो हेलो, हाँ, यस हाँ जी, हाँ जी, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, आप बताइए मुझे। मैम नॉर्मल जो पीरियड का टाइम होता है 28 डेज होना चाहिए। हाँ जी, तो किसी का अगर 28 डेज होता है, किसी का 30-35 डेज तक होता है, तो पर्सनली थोड़ा वेरी। हाँ बोलिए। ओनली 21 डेज ही अगर रहा तो नॉर्मल है या फिर दिखाना चाहिए? ऐसा है कि किसी लेडी को थोड़ा जल्दी आ जाता है, तो अगर आपने देखना है नॉर्मली कि आप 8 डेज मतलब पहले पहले आ जा रहा है, तो फिर उससे क्या करना चाहिए? देखिए, आपको काउंट प्रॉपरली करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट डे से काउंट कर रहे हैं या लास्ट डे से काउंट कर रहे हैं। ओके, अगर लास्ट डे से काउंट कर रहे हैं और 21 डेज है तो फिर वो हो सकता है। अगर आप फर्स्ट डे से काउंट कर रहे हैं और वो 21 डेज आ रहा है तो बहुत जल्दी आ रहा है। समस्या हो सकती है कि भाई महीने में 2-2 बार आ जा रहा है ना, हाँ। तो एक बार जरूर दिखा दे कि कोई तकलीफ तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये क्या नॉर्मल है वो लेडी के लिए। तो ये जरूर डॉक्टर को एक बार दिखा देना चाहिए। इसको अगर आप प्रॉपरली जांच कर ले तो हो सकता है कि हम इसको स्ट्रेटन अप कर दें। ओके, थैंक यू मैम। और एक सवाल, बोलिए। मैम पीरियड्स के दौरान मूड स्विंग्स होते हैं बहुत, बिल्कुल तो बिल्कुल नॉर्मल है? मूड स्विंग्स बहुत नॉर्मल है। इनफैक्ट कई लड़कियां बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, कुछ बहुत ज्यादा अग्रेसिव होती है, कोई बहुत कभी रोने लग जाती है, कभी परेशान डिप्रेशन में चली जाती है। तो ये नॉर्मल है मूड स्विंग्स। नॉट ओनली गर्ल्स, अगर आप देखेंगे 30-35 इयर्स की लेडी को भी मूड स्विंग्स होते हैं। तो अपने आप के मूड स्विंग्स खुद ही पहचाने। इसको एक तरीका है घरगुती, जिसको हम घर का इलाज बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा पानी पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स आपका मेंटेन करें, जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर होता है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट्स आपका मेंटेन करे, हाइड्रेशन अपना मेंटेन करे, और समझे कि ये मुझे होता है, ये भाई
घर के लोगों को भी पता चल जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी लड़की है तो हम बोलते हैं भाई रहने दो, उसको छोड़ दो अकेला, 1-2 दिन वो ऐसा करेगी। ओके, तो नॉर्मली अपने को समझना चाहिए, ओके हमारी मम्मी को ये हो रहा है तो थोड़ा उसको लेट एक्सेप्ट हर, लेट सपोर्ट हो, तो उसमें उसको ज्यादा इरिटेट ना करे कि वो और चिड़चिड़ हुए। ठीक है, तो ये एज अ पेरेंट भी हमें जानना चाहिए कि भी हमारी लड़की इस दौर से गुजर रही है, हम उसको डांट ना दो या कुछ ऐसा ना करो कि और ज्यादा डिप्रेशन में जाके और कुछ वो करे। तो लेट अस सपोर्ट द गर्ल। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है? Yes, yes. Can you hear me? Yes. Nikita. Good. Hello, ma'am. Actually, I'm a 37-year-old, and my problem is that nowadays my MC days are reduced. It only for 2 days. So a problem is there. Actually, I tried to go to China, but nowadays the lockdown is here, and yeah, I'm facing this क्या problem. है ना, तो आपकी समस्या ये है कि कम आ रही है पीरियड्स, राइट? हाँ, yeah. Is it problematic for me or not? I want to ask that note to this thing. अगर आपको बच्चे हैं, आपको और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको आप नॉर्मल समझे, क्योंकि नियरर 40 इयर्स जब आप जाते हैं तो थोड़ा महीना कम भी हो सकता है। आप ये जरूर ध्यान दें कि आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर है क्या, आपका हीमोग्लोबिन ठीक है, आपका खान पान अगर ठीक है तो इसको नॉर्मल समझा जा सकता है। कोई लेडीज को अगर अनीमिया है, अगर इसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है या उसको प्रोलैक्टिन लेवल्स उसके प्रॉपर नहीं है, वजन बढ़ रहा है, उसको थायराइड का प्रॉब्लम है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो एक बार जरूर आप देख ले कि आपको कोई थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं, प्रोलैक्टिन नॉर्मल है, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, तो एक बार जरूर आप दिखा दीजिए कि वाई इतना रिड्यूस नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा ही दिख रहा है और प्रॉपरली बह नहीं रहा है। तो चेंज अगर हुआ है तो आप जरूर देखिए कि आपका वजन बढ़ गया है क्या, आपको थायराइड, आपको नींद ज्यादा आ रही है, ठंड लग रही है, तो मतलब ये नींद भी आती है, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है, तो ये अगर एसोसिएटेड प्रॉब्लम है तो आपको एक बार जरूर दिखा देना चाहिए। कुछ थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम हुई तो सिंपल से गोली से वो ठीक हो जाती है। ओके, थैंक यू मोफियर। हाँ, थैंक यू। और किसी को पूछना है कुछ? मैंने अपने नंबर्स दिए थे, तो आप उस नंबर पे भी आप मुझे कभी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे अपनी समस्या पूछ सकते हैं, क्योंकि कॉमन फोरम पे लड़कियां थोड़ी शर्माती हैं। तो मेरा नंबर है 7887519832। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मुझे फोन भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपकी समस्याओं के बता सकूं। के डब्बे तो भर गए मैम। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतनी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है कि हमारे सभी मेंबर्स को अच्छे से सब समझ में आ गया। और जैसे कि किसी को अभी क्वेरी नहीं है तो मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए रिस्पेक्टेड साधना बनोरे आंटी को बुलाना चाहूंगी। हेलो। या आंटी। हाँ मधु, थैंक यू मधु। आज की वेबिनार का विषय वुमेन्स हेल्थ के अंतर्गत डॉक्टर सुरेखा जी तायड़े का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। महिला के गर्भ से लेकर मृत्यु तक की समस्याओं पर तो समस्याएं बहुत होती हैं। भगवान ने महिला को जो सहनशीलता का वरदान दिया है वही उसको खुद के प्रति लापरवाह बनाता है। सुरेखा जी, आपका मार्गदर्शन सभी बेटियों, माताओं और बहनों के लिए बहुत काम आएगा। आपने उनके हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम पर बड़ी बारीकी से उनकी को समझाया है। डॉक्टर सुरेखा जी, मैं अपने और अपनी इनरव्हील क्लब की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इनरव्हील क्लब की 5 डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन प्रवीणा जी,
क्लब मेंबर्स, रोटियंस, एंजल्स क्लब की बच्चियों तथा यहाँ उपस्थित सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सारी ऑडियंस जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स आई हैं, और सबसे मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू मैम। और अब Can हमारे we leave अंतिम now? पड़ाव के लिए मैं प्रेसिडेंट मोनिका पोद्दार को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच मधु। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। अच्छा, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपने कंसीडर मतलब आज इसमें लिया है और हम लोगों को उसके बारे में नॉलेज दी। तो मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे कॉल किया और इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज जिसको वाकई में आजकल हम लोग बहुत सी लड़कियां हैं जो इसको इग्नोर कर रही हैं, इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज को, उस बारे में आपने सभी तक जागरूकता फैलाने की एक पहल की। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। Special thanks to Dr. Sureka ma'am for giving her precious time and guiding us on these important burning issues. Thank you everyone for joining us. Thank you so much. Thank you. आई होप सभी को सेशन में लाभ मिलेगा। आज का सेशन वाकई में बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन था। रवीना आंटी, आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, सब ठीक है। आंटी आप गाड़ी में शायद आप गाड़ी चला रहे हैं। अभी एक्चुअली क्लिनिक का समय हो गया ना, इसलिए मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू प्रवीणा जी, आप आए, बहुत अच्छा लगा। तो I can leave with your kind permission. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you everyone for joining the webinar and give your time. Thank you so much. Bye bye everyone. Take care. Take care. Bye. Bye.